गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 1। ठीक है, इससे पहले मैंने अपलोड किए हुए हैं 2024, 23, 22 के सेट 1 के 3 क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर मैंने अपलोड किए हुए हैं। 21 का अपलोड क्यों नहीं किया है मैंने? क्योंकि 21 में बेटा बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड। ठीक है, तो इसलिए मैं 2020 का पेपर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, जो कि विद सॉल्यूशंस है बेटा। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर जिंक एंड कैडमियम एंड मर्करी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है इनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो डी सबशेल है वो D10 है, क्योंकि हमारे पास जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली फिल्ड है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल को रखते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा वो स्कैंडियम है। ठीक है, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कॉम्पाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी। ये इसीलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारी क्यों होती हैं? इनके पास पार्शियली डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से। ठीक है, वाई आर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हाई। क्यों होते हैं मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स हाई? क्योंकि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड? क्योंकि इनके पास अनकंप्लीट यानी कि इनकम्प्लीटली डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, वाई इज Cu+2 कॉपर +2 आयन कलर्ड। क्यों कलर्ड है? क्योंकि ये आपका पैरामैग्नेटिक है। क्यों है पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसके डी इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन होती है +2 में। जिंक +2 आयन कलरलेस होता है। ठीक है, क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है, इसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द सेल विच वॉज यूज इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, हाउ मेनी कूलम्ब्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। देखिए, वाटर का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और यहाँ पर होती है 0। ठीक है, क्योंकि अपनी एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि NF। ठीक है ना, एन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास 2। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुई? यहाँ पर हुई 2F रिक्वायर्ड। 1 फेरेडे होता है 96500 कूलम्ब, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो इजी क्वेश्चन। फिर है, राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेट रेट इक्वेशन आप लिखेंगे, वहां से आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जनरेट करेंगे y = mx+c की फॉर्म में। उसके बाद ही आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारे ग्राफ्स क्रैम करने पड़ेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, और उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपकी इंटीग्रेट रेट इक्वेशन होती है नेचुरल लॉग की फॉर्म में, क्योंकि हमें उसी फॉर्म में चाहिए, तो वो ये रही आपके पास। ठीक है, दैट इज KT = नेचुरल लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको इस टर्म में आपने लिख लिया। ठीक है, ln R = ln R0 - KT। यहाँ A लिखा है, यहाँ R लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए ये इक्वेशन बन गई आपकी y = mx+c। y क्या है? नेचुरल लॉग R। x एक्सिस पे क्या है आपका? टाइम। ठीक है, तो -k क्या हो गया आपका? m, यानी कि स्लोप, यानी कि स्लोप आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप आपका ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए। ठीक है, तो स्लोप इज -k और आपका इंटरसेप्ट क्या हुआ? आपका इंटरसेप्ट हुआ नेचुरल लॉग R0। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, कैसे पता चला कि नेगेटिव स्लोप बनाओगे? आपको इसी इंटीग्रेट रेट इक्वेशन से पता चला। ठीक है, नेम 2 डाइसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो वो है आपका माल्टोज। नेम द क्लास ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू। ठीक है,
देन रेसमाइजेशन अकर्स इन, रेसमाइजेशन किस में होती है, ये तो आपको आंसर यहाँ पे दिख भी रहा है, SN1 में रेसमाइजेशन होती है। फिर है कि दिस ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, बेटा ये तो कौन से रिएजेंट है आपके, बताइए, कार्बिल अमीन रिएक्शन के रिएजेंट है, तो कार्बिल अमीन टेस्ट होगा, यानी कि आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा, ठीक है। 1 mole of CrCl3.6H2O compound reacts with excess AgNO3, ये सेम क्वेश्चन है जो आपका 2022 में भी था। Solution to yield 2 moles of AgCl, the structural formula of the compound, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा आपका ये, ठीक है, Cr ये रहा, कितने H2 है इसके पास, 6 है, तो 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पर है, और Cl3 कैसे होगा, 1Cl और Cl2, ठीक है बच्चा। बेटा सेम टाइप क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं हर बार, तो प्लीज इनको स्किप ना करें बेटा। पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन, आपको पता है प्रोटीन में ही होती है, ठीक है। फिर आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सेम है, यस, असर्शन रीजन करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन एंड रीजन करेक्ट, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए करते हैं। आपसे पूछा है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है जब भी उसका कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, नो, रॉन्ग, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द कार्बोनिल आपका COH बॉन्ड एंगल है इन अल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, हाँ करेक्ट है। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरैक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। असर्शन है दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स, इट इज रॉन्ग, ये फॉल्स है बेटा स्टेटमेंट, क्योंकि आपका जो इन है ना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ठीक है। फिर बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स शोज चिलेट इफेक्ट, यस ट्रू, ठीक है, क्योंकि चिलेट इफेक्ट देता है इसलिए ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, नो, ठीक है, इट इज, अच्छा वेट, पाई इज इक्वल टू CRT ना, हाँ करेक्ट है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है, हाँ, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड्स, रॉन्ग है, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा। द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन्स इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ करेक्ट है, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स, करेक्ट है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है। नाउ सेक्शन बी, इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, सिंपल आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूलाज आपके पास पता है आपको, -d/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू +1/2 dC/dt, ठीक है। आपको ये dC/dt दे रखा है, ठीक है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है B का, dB/dt तो निकल जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपका, हाफ इनटू दिस आपका आ गया, और डिसअपियरेंस ऑफ B के लिए ये है, तो बस वो इसके इक्वेट किया और आपका आंसर आ गया, सो इजी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस बेटा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आपको IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या होगा, इट इज हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन, थर्ड कैसे आई, -6 हो गया, और ये -3 इक्वल में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इट विल बी sp3d2, क्योंकि आपका ये वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इट विल बी हैविंग sp3d2, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस, कौन सा आइसोमेरिज्म है आपको दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, क्योंकि दो आपके यहाँ पे सेम टाइप के लिगेंड्स हैं, दो, ठीक है ना। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो कौन सा ऐसा आइसोमर होगा, वो होगा आपका सिस वाला ओनली, वही क्योंकि सिस वाले आइसोमर्स ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसका नेम बताना है, दैट इज डाइक्लोरोबिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 4, ठीक है। अब बना के देखिएगा, बहुत इजी है बनाना,
आपको समझ में आ जाएगा बेटा। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। नाउ डिफाइन ओलिगोसैकेराइड्स। आपको पता है जहां पे 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स के, जो हाइड्रोलाइसिस पे हमें मिलते हैं, उन्हीं को ओलिगोसैकेराइड्स बोला जाता है। इन्वर्ट शुगर क्या होता है? वो जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज जहां पे इन्वॉल्व होता है एक ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज करने के लिए, किसकी? उस सॉल्यूशन की जो कि डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है लिवर रोटेशन तक, उसे हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज इन्वर्ट शुगर। कहने का क्या मतलब है? जब इन्वर्जन ऑफ केन शुगर यानी कि आप डेक्स्ट्रो रोटेशन से लिवर रोटेशन करते हो, किसका? एक ऐसे सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेंज कर देता है और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज उसमें इन्वॉल्व होता है, उसे हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। वहां पर जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है ना, दैट इज इन्वर्ट शुगर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन। लॉग केसी कैसे निकालोगे? डेल्टा जी से निकालोगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आप यहां से निकाल लेंगे। एन की वैल्यू आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एफ इज फैराडे कांस्टेंट 96500। तो डेल्टा जी वहां से आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है। आपने ई नोट सेल को निकाल लिया, डेल्टा जी आपने निकाल लिया। ई नोट सेल के लिए आपने यहाँ पे सारी चीजें आपने फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है, और आपने यहाँ से लॉग केसी की वैल्यू को निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 29, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। बच्चा इंटीग्रेट रेट इक्वेशन लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। कई बार ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट किया है, हर बार एग्जाम में आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बच्चा, ये है आपके इंटीग्रेट रेट इक्वेशन, ठीक है ना। जब आपकी इनिशियल रेट आपकी 100% है तो 40% रिएक्शन 80% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ना। लेट मी सी, 40% कंप्लीट हो रही है 80 मिनट्स में, ठीक है ना। तो वैल्यूज को आप पुट करिए, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया के, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहां से ये निकल कर आई, ठीक है। कंप्लीट हो रही है बच्चा 40%, तो नीचे बचेगा आपका 60, ठीक है। और जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है तो कितना बचा होगा? नीचे 10 बचा होगा, ठीक है। नहीं कि 100/10 आप लिखोगे, तो उसको लेके आप सॉल्व करेंगे, तो यहां से टाइम आपका निकल कर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, हर बार ही पूछते हैं। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस बेटा, पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको बताने हैं मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, जब रिएक्शन करेंगे क्लोरोबेंजीन की कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। आपका ऑर्थो और पैरा पे बनेगा सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर जब रिएक्शन करेंगे आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल अल्कोहल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो ये OH है वहां पे Cl लग जाएगा, ठीक है। और जब टर्जरी ब्यूटेनॉल की रिएक्शन कराएंगे कॉपर 573 के साथ, क्योंकि टर्जरी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपका यहाँ पे बनेगा एल्कीन। साफ साफ एनसीईआरटी की रिएक्शन थी वो बेटा। नाउ मैकेनिज्म लिखना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और आपको प्रिपरेशन बतानी है फिनोल की क्यूमीन से। देखिए फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखना है बच्चा। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कई बार कि जो H+ है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वहां पे वो अटैक करता है और फिर ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, क्योंकि बेटा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाता है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आके अटैक करता है आपका इथेनॉल का, और फिर वो अटैच होता है कहाँ पर? जहां पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ होता है, ठीक है ना, वहां जाके वो अटैक करता है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, डोनेट किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पे ये फिर इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर फिर अपना ये H को रिमूव कर देता है और एक ईथर का फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज में। और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना, क्यूमीन से कैसे करोगे आप? आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में डाला प्रोपीन का मॉलिक्यूल, H3PO4 की प्रेजेंस में आपने क्यूमीन का फॉर्मेशन किया, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर आपने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया, आपका बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनॉल, और साथ में ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका प्रोपेनॉन कीटोन बनकर, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना ये वाला, तो OH आ जाएगा इधर और बाकी कीटोन आपका इधर आ जाएगा, ठीक है।
नाउ कन्वर्जन करना है सोडियम फिनोक्साइड को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। यह है सोडियम फिनोक्साइड, आपको सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, आपको पता है, इट्स अ कोलबे रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH प्लस H प्लस। ठीक है। एसीटोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, फिनोल को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। देखिए एसीटोन है आपके पास, प्रोपीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, आप कीजिए रिड्यूसिंग एजेंट का एडिशन, कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में, फिर डाल दीजिए 85% सल्फ्यूरिक एसिड, आपका ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन कर दिया आपने। ठीक है। इसके बाद है आपका फिनोल से क्लोरोबेंजीन, तो बड़ा अच्छा है कि जिंक डस्ट ऐड कीजिए, बेंजीन बनेगा, फिर आप क्लोरिनेशन कराइए यानी फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कीजिए, सिंपल है, आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल हेलोजिनेशन करके भी हो जाएगा वैसे ये। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन दिस रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। आपको क्या बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब हमने CH3COCH3 के साथ कराई तो क्या बनेगा बच्चा? सिंपल है, जब आपने रिएक्शन कराई कीटोन के साथ, प्रोपेनॉन के साथ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो आपका बनेगा 4 हाइड्रोक्सी 5 डाइमिथाइल हेक्सा 2 ऑन। ठीक है। कैसे बनेगा बच्चा? यहाँ पर जो आपका CHO है ना, उसका ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरह से एल्डोल रिएक्शन करके दिखाई हुई है यहाँ पर आपको, और एल्डोल रिएक्शन करके फिर यहाँ पर आपका कीटोन बनाया हुआ है। ठीक है ना, एल्डोल में कीटोन बनाया हुआ है। ठीक है। फिर देखिए रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ऑब्वियसली आपका ये बनेगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है। अब जब कॉन्सेंट्रेट NaOH से करेंगे आप तो क्या बनेगा? आपका कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, एक बनेगा आपका अल्कोहल और एक बनेगा आपका सोडियम एल्कोएट। ठीक है। और 34 क्वेश्चन आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस बेटा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑल्दो दिस अमाइन ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लेकिन जो एनिलीन होता है वो नाइट्रेशन करने पे आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चा? जब नाइट्रेशन करते हो ना तो एनिलीन प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है, जिससे वो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि NH4 पॉजिटिव का, जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसीलिए ऑर्थो पैरा बनाने के बजाय वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को प्रिफर करता है और मेटा डेरिवेटिव्स को फॉर्म करता है बच्चा। दिस आपका सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्जरी अमाइन इन एक्वस सोल्यूशन। क्यों? आपको रीजन देना है बच्चा। सेकेंडरी अमाइन में ना एक्चुअली क्या होता है, पहले देखो टर्जरी अमाइन में एक्चुअली आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि ज्यादा हिंडर्ड है, और सेकेंडरी अमाइन में ऐसा नहीं है, वहां पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि उससे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन है ना वो इजी हो जाती है सेकेंडरी अमाइन में, क्योंकि वहां पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं खाली, इसीलिए सेकेंडरी अमाइन जो है वो लेस बेसिक होता है देन टर्जरी अमाइन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अमोनियम आयन बनता है वो इजीली आपका यहाँ पे हिंडर नहीं होता। ठीक है ना, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स की वजह से। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइंस। व्हाई? बच्चा, जब अमोनोलाइसिस करते हैं ना अल्काइल हैलाइड्स का, उसकी वजह से मिक्सचर बनते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमाइंस के। ठीक है, और साथ में आपको क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनता है, हमने देखा था अपनी वीडियोस में, जिसकी वजह से इन्हें डिफिकल्ट हो जाता है सेपरेट करना, और हमें प्योर प्राइमरी अमाइन इस मिक्सचर से तो नहीं मिलता। ठीक है। नाउ डिस्टिंग्विश करना है आपको दिस एंड दिस अमाइन में से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन में से, और एनिलीन एंड प्राइमरी अमीन में से। देखो बच्चा, अगर आपको ये इथाइल अमीन और डाई एन मिथाइल अमीन है आपका, ठीक है, अगर इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले कार्बिल अमीन टेस्ट है, ये आपको फाउल स्मेलिंग देगा कंपाउंड की, यानी कि पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट आपको देगा, जबकि यहां पर ये पॉजिटिव टेस्ट आपको नहीं देगा। ठीक है। और एनिलीन और मिथाइलमीन में कैसे टेस्ट करोगे डिस्टिंग्विश करने के लिए? नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये आपको येलो कलर का पीपीटी देगा, ठीक है ना, जबकि यहां पर ये येलो कलर का पीपीटी आपको नहीं देगा। नाउ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको इनके। देखो ये रिएक्शन पिछले मैंने पीवाईक्यू में भी आपको कराई थी, फिर से आई हुई है कि बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड है, कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? साइनोबेंजीन बनेगा। ठीक है।
फिर देखो साइनोबेंजीन जब रिएक्शन कराओगे आप हाइड्रोलिसिस करके तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, फिर देखो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करानी है अमोनिया से तो ऑब्वियसली आपका अमाइड बनेगा। फिर रिएक्शन करानी है NaOBr से तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, मिथाइलएमीन की रिएक्शन करानी है बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, क्योंकि यहां से आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपका बनेगा एन मिथाइल बेंजामाइड। ठीक है बच्चा, अब आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज। तो आपको बताया मैंने, जिसकी जो ज्यादा बेसिक होगा उसकी लीस्ट पीकेबी वैल्यू होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन किया है हमने पिछले पीवाईक्यू में। तो ये रहा आपका ऑर्डर, ये आपका मोर बेसिक है। ठीक है, उससे लीस्ट बेसिक मैंने बताया था, डाई सबसे ज्यादा बेसिक होता है, प्राइमरी उससे कम होता है, ये उससे कम बेसिक होता है। ठीक है ना, और फिर ये सबसे कम बेसिक होता है एनिलीन, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस होता है। तो बस ये कम बेसिक होने की वजह से हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू को रखता है। ठीक है बच्चा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ NaCl पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन, इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है NaCl की, इजी क्वेश्चन है। ये देखिए वेट ऑफ NaCl आपको दे रखा है, मोलिकुलर मास आपको दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो गिवन, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन एंड कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन। आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl, तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी का फॉर्मूला आप लगाओगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा तो आई को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल लो यानी कि मोलरिटी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि पाई आपको दे रखा है, आपको आई दे रखा है। ठीक है, आई आपके लिए 1 हो गया, क्यों, क्योंकि NaCl। देखिए बच्चा, आप फॉर्मूला लगाओगे पाई इज इक्वल टू ICRT का। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है बच्चा। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स हो गए गिवन मास अपन मोलर मास, तो वहां से आपने निकाल ली कॉन्सेंट्रेशन। आपने पाई को लिखा, आई आपको नहीं पता, यही तो आपको निकालना है। ठीक है ना, सी आपने लिखा, ये पूरा का पूरा आर लिखा और टेम्परेचर आपने लिख लिया, आपने यहाँ से आई को निकाल लिया। इसके बाद फॉर डिसोसिएशन आपको पता है एन की वैल्यू 2 है, क्योंकि NaCl है, तो प्लस माइनस यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है ना, अब देखो आपका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एन आपको पता है, तो बस वैल्यू पुट कीजिए, कर दीजिए, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल कर आ गया। इजी था बच्चा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज स्टेट हेनरीज लॉ, why is air diluted with helium in the tanks used by scuba divers। उसके एप्लीकेशन से भी एक क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है। आपको पता है हेनरीज लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो सोल्युबिलिटी होती है गैस की इन अ लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सोल्युबिलिटी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और द सोल्यूशन। ठीक है, और हम एयर क्यों डाइल्यूट करते हैं हीलियम से, हम इसलिए डाइल्यूट करते हैं बच्चा जैसे जिससे कि जो स्क्यूबा डाइवर्स है ना उनमें बैंड की प्रॉब्लम ना हो, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ब्लड में हो जाती थी वो नहीं हो। ठीक है, जिसकी वो क्यों होती थी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है अंडर वाटर, जितना नीचे पानी में आप जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से जब ऊपर आप आते थे वाटर सरफेस पे तो प्रेशर क्या डिक्रीज होता था और नाइट्रोजन हमारे ब्लड में घुल जाया करती थी ऑक्सीजन की जगह, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना हो इसलिए हीलियम को ऐड कर दिया गया, जिससे कि वो इनर्ट गैस है और नाइट्रोजन को घुलने ना दे, तो बेंड की प्रॉब्लम होने से बच जाए। ठीक है, now when 19.5 gram of FCH2COOH is dissolved in 500 gram of water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस। देखो फिर से एक सेम क्वेश्चन आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। ये देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज आल्सो गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम और KF की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो गिवन 1 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, मोलैलिटी आपको पता है वो हमने निकाल ली, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, सारी वैल्यूज आपको पता है। इसके बाद आई की वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों आपको पता है आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए कि C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो जो A है वो आपका यानी कि A जो अल्फा है वो हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो आपका ये रिएक्शन बनेगा, अभी डिसोसिएशन हुआ है, ये रिएक्शन है, तो ये हो गया C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए भाई? C अल्फा प्लस C अल्फा, ठीक है, और प्लस में C1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉरी अल्फा वैल्यू हमें निकालनी है, आपको C की वैल्यू पता है तो उसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चा। यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, 1+2 रॉन्ग लिखा हुआ है, इट इज 1 प्लस अल्फा, ठीक है बच्चा। चलिए, नाउ 0.1 मोलर KCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, मीट वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PYQ बेटा। अब देखो, पोटेशियम क्लोराइड आपको पता है डिसोसिएट होगा K प्लस में और Cl नेगेटिव में, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा आपका? ट्वाइस यानी कि डबल होगा, क्योंकि 2 आपके I होगा। बट ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, ये सेम क्वेश्चन मैंने PYQ में कराया हुआ है बेटा आपको। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, इसीलिए जो 0.1 मोलर KCl है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वहां पे 2 नंबर ऑफ आयंस है, जबकि ग्लूकोज का एक ही आयन है, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आया समझ में? तो यहाँ कंप्लीट होता है 2022 का सेट 1 का आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा। मैं इस तरह से और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं बहुत खुशी के साथ और बहुत एक उत्साह के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।